डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके 3 इयर्स के पेपर एनालिसिस आप इसके लिए वेट कर रहे हैं, मुझे पता है। सॉरी कि मैं थोड़ा देर से ला पा रहा हूं, लेकिन अभी काफी टाइम है, 2-3 दिन पहले काफी होता है। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं डीयू के और अदर्स के, तो एग्जाम और बाद में है। तो हम लोग एनालाइज करेंगे 2021 पेपर, 2020 और 2019 एनालाइज, एक्सप्लेनेशन, और गेस्ट को आप ज्यादा वैल्यू मत दीजिए, वो तो बस ऐसे ही है। सो लेट अस बिगिन। ये सेमेस्टर 6 के लिए है, बीए ऑनर्स पॉल साइंस। यदि आप सीबीसीएस सिलेबस फॉलो कर रहे हैं डीयू एंड अन्य यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए बेहद उपयोगी है। एसओएल, इग्नू एंड ऑल अभी यूनिवर्सिटी लगभग सीबीसीएस को फॉलो करते हैं। सो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो फायदेमंद होगा। सो स्टार्ट करते हैं। यदि इसके सिलेबस देखें तो इसमें 11 थीम है, थोड़ा लंबा है। फर्स्ट है कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि कॉलोनाइजेशन के बाद जब अंग्रेज आ गए तब जो वहां से 18th या 19th सेंचुरी से जो उदय हुआ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का, उसके बारे में क्या फीचर्स हैं, थीम्स एंड अदर्स, वो पहला है। देन जो थिंकर्स हैं उसमें राम मोहन रॉय हैं, रमाबाई हैं, जेंडर में सबका देखिए एक एक थीम है। जैसे राम मोहन रॉय जो है, उनका राइट्स पे आपका ज्यादा फोकस है। पंडिता रमाबाई ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट हैं, तो उनके जेंडर इश्यूज पे ज्यादा फोकस है। विवेकानंद का जो है आइडियल सोसाइटी पे फोकस है, गांधी जी का स्वराज पे, अंबेडकर का सोशल जस्टिस पे, टैगोर का क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म पे, इकबाल का कम्युनिटी पे, जो एक अलग मिल्लत जिसको वो बोलते थे, सावरकर का हिंदुत्व पे, कैसे उन्होंने डिफाइन किया हु इज हिंदू, एंड नेहरू जी का सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म पे भी ऑफ कोर्स, एंड लोहिया का सोशलिज्म एक अलग थर्ड टाइप ऑफ सोशलिज्म। तो 11 थीम है इसके आपके सिलेबस में। यदि मैं लास्ट मिनट टिप्स आपको देने की कोशिश करूं, तो पहले यदि स्ट्रैटेजी देखिए तो 11 थीम या थिंकर्स हैं आईपीटी 2 में, और केवल 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से भी 7 मेन क्वेश्चन और एक नोट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ थीम या थिंकर को छोड़ दिया जाएगा। आप अभी देखेंगे एनालिसिस में कि कई थिंकर्स को छोड़ दिया गया है 2021 में, बिकॉज वहां तो केवल 6 ही क्वेश्चन थे ओबीई के चलते। अब तो चलिए एटलीस्ट 8 क्वेश्चन होंगे। तो आप जो है किसी थीम थिंकर को आप नहीं छोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं कि किसको छोड़ दिया जाए, तो आपको 11 को 11 पढ़ना चाहिए। हाँ, आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। देन आईपीटी में अच्छी बात क्या है कि इसके जो क्वेश्चन हैं वो जनरली जो हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई ऑफ बीट क्वेश्चन आता है जिसकी संभावना कम है, जैसे एक मैंने यहाँ पे दिया है कि विवेकानंदाज आइडियल सोसाइटी रिफ्लेक्टेड हिज ह्यूमनिस्ट थॉट। अब ऐसा जो क्वेश्चन है उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन सेम है कि विवेकानंद के जो आइडियल सोसाइटी है उसके बारे में बताइए, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। ह्यूमनिस्ट थॉट पे ही बेस्ड था वो। इसके अलावा यदि आता है कि उनका क्या थॉट था सोशल रिफॉर्म का, तो वो भी वही है कि सोशल रिफॉर्म क्या होगा, आइडियल सोसाइटी की तरफ। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है। तो आप ऐसे क्वेश्चन का हिंदी वर्जन पढ़ लीजिए, उसको अनट्विस्ट कर लीजिए जैसे मैंने अनट्विस्ट किया, और फाइनली जो मैं कहता हूं कि फाइनली जो है उसका अप्रोक्सीमेट बट स्टैंडर्ड आंसर लिखिए। अप्रोक्सीमेट एंड स्टैंडर्ड आंसर मैंने कई बार बताया है, चलिए एक बार फिर बोलता हूं। मतलब आंसर जो है सोशल साइंस में कभी एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ये नेचुरल साइंस की तरह नहीं है कि आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखना है, एग्जैक्ट मैथमेटिकल रूप से डिराइव करना है। नो, आप ऑलवेज एक अपनी वैल्यू, अपना अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, अपनी सोच लाते हैं, इसलिए हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा वो, यदि मान लीजिए ये कोर थॉट है तो इसके इर्द गिर्द घूम सकता है, लेकिन ये नहीं कि यहां चले गए। दूसरा, स्टैंडर्ड आंसर लिखिए। स्टैंडर्ड आंसर मतलब ये कि कोर जो थॉट है, जो एग्जाम जो बुक में लिखा हुआ है, जो मेरे वीडियो में लिखी हुई है, जो टीचर के जहन में, चूंकि वो 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको पूरी रटा जाती है। तो यदि आप उन फ्रेजेस को, उन लाइंस को, उन पॉइंट्स को अपने आंसर में लिखेंगे तो उसको स्टैंडर्ड आंसर बोलते हैं। और यदि आप उसको नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, कॉपी चेकर, कि आप रियली समझ पाए हैं कि नहीं, क्योंकि वो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ता नहीं है आपके आंसर को, वो जस्ट देखता है कि आपने उन फ्रेजेस को लिखा, उसको लग जाता है कि हाँ आपको पता है, और लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर है, वो अच्छा नंबर दे देता है। इसलिए राइट अप्रोक्सीमेट बट स्टैंडर्ड आंसर। देन और स्ट्रेटजी में देखें तो आप पॉल साइंस हेल्प वीडियो में हर थीम का जो है वीडियो दिया गया है, कई का तो 2 पार्ट में है, जैसे नेहरू का। आप उसको 5-6 बार अभी भी देख जाए, अभी 4-5 दिन से ज्यादा, यदि आपका एग्जाम 31st को है और आगे एग्जाम है तो बहुत बार देख सकते हैं। देन जो
पॉल साइंस हेल्प की एग्जाम गाइड है IPT2 पे, वो तो सबसे अच्छी रिसोर्स है, उससे बेहतर, मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है कि उससे अच्छी एग्जाम मटेरियल कोई भी नहीं अवेलेबल है और उससे कम कॉस्ट पे। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एटलीस्ट 5-6 बार और पढ़ लीजिए, जितने बार भी अभी तक आपने पढ़ा है 5-6 बार और पढ़ लीजिए, खास करके उसके जो की थीम्स मैंने लिखे हैं उसको तो 10 बार देख जाइए। एंड गेस कर सकते हैं आप क्वेश्चन, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हैं, उस पर बहुत वैल्यू मत दीजिए। और जैसा मैंने कहा कि छोटा आंसर लिखिए लेकिन इम्पैथिक आंसर लिखिए, मतलब अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड आंसर लिखिए। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर मैं कितना लिखूं, ये आप लोग के स्कूल के समय से और जो पेडोगोगी हम लोगों का है पन्ने भरने वाले, उसके चलते आपके दिमाग में आता है। ये इतना अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आप उस पर इतना फोकस करते हैं, तो चलिए फिर बता देते हैं कि 800 से 1200 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। मैं यदि स्टूडेंट होता तो मैं 800 वर्ड में लिखने की कोशिश करता। अब ये कितने पेज है डिपेंड करता है, कोई स्टूडेंट एक पेज में 300 वर्ड लिखता है तो वो 3 पेज लिखेगा, कोई 100 पेज लिखता है तो 8 पेज लिख सकता है, बड़े बड़े यदि लिखे या छोड़ छोड़ करके लिखे तो, इसलिए वो पेजेस नहीं है लेकिन वर्ड्स इतने, इससे अधिक आप नहीं लिख सकते हैं। 4 क्वेश्चन यदि आपको लिखने हैं तो 4000 वर्ड से अधिक आप जो है 2-3 घंटे में लिख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, सो इट्स लाइक दैट। फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइड को नॉमिनल कॉस्ट पे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेल आईडी लास्ट स्लाइड में दी गई है, उस पर मेल कीजिए, आपको हेल्प की जाएगी। अब आइए हम लोग चैप्टर वाइज या थीम वाइज जो है 3 इयर्स के पेपर को देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो मतलब इसमें क्या है कि ये इसका उदय कैसे हुआ, कब से हुआ, टाइमलाइन, और क्या कॉन्टेक्स्ट था, किस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन पॉलिटिकल थॉट का अभ्युदय हुआ या मतलब इमरजेंस हुआ, और उसके थीम्स क्या थे, जो मल्टीपल थीम्स, लिबरल थीम है, रिवाइवलिस्ट थीम है, सोशलिस्ट थीम है, फेमिनिस्ट थीम है, सबल्टर्न थीम है, सिंथेटिक थीम है। तो डिफरेंट थीम्स क्या थे, उसके फीचर क्या थे, बहुत सारे फीचर्स होंगे ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, वेस्टर्न से हम कंपेयर करें या इवन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से कंपेयर करें तो हमें बहुत सारे स्पेशल फीचर दिखते हैं। यही 3 चीजें इसमें बेसिकली पढ़ाया गया। जो क्वेश्चन देखे 2021 में निल है, ऐसा होगा ही क्योंकि 6 ही क्वेश्चन थे, तो 11 थीम में से इसको छोड़ दिया गया। 2021 में है कि colonization provided the context for the development of modern Indian political thought। अब ये कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, यदि आप मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कॉन्टेक्स्ट को देखें, मतलब कि किस परिस्थिति में, जो ओवर आर्किंग, जो उस समय में जो गिवन इन्वायरमेंट था जिसमें इसका इमरजेंस हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा था ब्रिटिश रूल चल रहा था, कोलोनाइजेशन। मुगल रूल जो है खत्म हो चुका था, राजपूतों का रूल उससे भी खत्म हो गया था। एक तरह से इंडिया ने मॉडर्निटी में जो कदम रखा वो सेल्फ मॉडर्निटी नहीं थी, वो इम्पोज्ड मॉडर्निटी थी, यूरोपियन, जो वहां से इनलाइटनमेंट लेकर के आए और यहाँ हमें वो सिखाने लगे कि राइट्स क्या है, लिबर्टी क्या है, नेचुरल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म एंड ऑल चीजें जो है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने खुद को वैल्यू दिया, वही अपने कॉलोनीज को भी वो लिमिटेड वे में समझाने लगे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने लगे, लेकिन वो शासक भी थे और रिफॉर्मर भी थे एक तरह से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का जन्म होता है। तो इसमें डेफिनेटली ये होगा कि एक जो इसकी धारा होगी वो इसको पसंद करेगा कि मॉडर्न हम बन रहे हैं यूरोपियन कॉन्टेक्ट में आकर के। जैसे कि आप राजा राम मोहन रॉय को लीजिए, और बहुत सारे जो शुरू के जो थिंकर थे वो उस तरह जाते हैं, जो जैसे कि इसमें राणा डे को भी ले सकते हैं, जो गोखले भी थोड़े बहुत मॉडरेट थे तो वो भी उसको यूज करते हैं। इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन कॉन्टैक्ट, और जो मॉडर्निज्म का जो बहाव था यूरोपियन, जो इंडियन सॉइल पे आया। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट था कोलोनाइजेशन। दूसरा जो उसका उसका रिएक्शन क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट का, कि हम ब्रिटिश रूल या किसी भी तरह के कोलोनाइजेशन इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट चले जाएंगे, तो ये रिएक्शनरी हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं ब्रिटिश रूल खराब है, हमारा पुराना रूल ही अच्छा था। अब पुराने रूल में क्या हम मुगल पे जाएंगे? प्रॉब्लम यहाँ पे और हुई इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में कि वो हिंदू और मुस्लिम उस समय से ही शुरू हो गया। नहीं, हम मुगल को बिल्कुल बाईपास कर देंगे, हम एंशिएंट में चले जाएंगे, जब हमारा हिंदू रूल था, वेदास एंड ऑल पुरानास, उस पे चले जाएंगे, वो संस्कृति हमारी अपनी है। और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई कि फिर मुस्लिम को फील होने लगा कि हमारा पास्ट जो है उनसे अलग है, एंड लाइक दैट। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो कोलोनाइजेशन बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट था, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट डेवलप किया, वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देन
और भी कॉन्टेक्स्ट आप कह सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इसमें जो है मॉडर्निटी का जो है वो भी एक कॉन्टेक्स्ट था, यदि आपको क्वेश्चन आता है, या अदरवाइज भी लिख सकते हैं इनलाइटनमेंट जो यूरोप में हुई थी उससे मॉडर्निटी आई थी, और वो भी एक था। कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट जो एक्सपेंशन था वही तो कॉलोनाइजेशन था, और वो भी जो है एक कॉन्टेक्स्ट था जिसमें कि ये सारा इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का जन्म हुआ। देन 2019 में क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, इसको 3 स्लाइड है, यदि आप उस वीडियो को देखेंगे उसमें 1 2 3 करके मैंने बताया कुछ। यदि आप कैरेक्टरिस्टिक देखिए तो एक तो मैंने अभी आपको बताया कि ये इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि आपका जो है साझा नहीं रह गया, बिकॉज कहीं ना कहीं सिंक्रेटिक नहीं रह गया। जो एंशियंट जो हिंदू सॉरी जो पॉलिटिकल थॉट थी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें आप सिंक्रेटिज्म ज्यादा देखेंगे। उसका कारण क्या है, वहां पे हमारे ऊपर किसी ने रूल नहीं किया था। ऑफ कोर्स मुस्लिम थोड़े आए थे हमारे संपर्क में, लेकिन पहले ट्रेडर के फॉर्म में आए, बहुत साल बाद, सैकड़ों साल बाद वो रूलर के फॉर्म में आए, अंग्रेज तो आए नहीं थे। तो हम एक डरे हुए सभ्यता नहीं थे, हिंदू बहुत कॉन्फिडेंट सभ्यता थी, और उसने सबको अपने ऊपर समाहित किया। लेकिन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट कहीं ना कहीं हिंदू की तरफ ज्यादा हो गई, और यहां से एक प्रॉब्लम जो है शुरू हुई। एक तो ये इसका फीचर, दूसरा इसमें कोई ग्रैंड थ्योरी नहीं था, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन यदि आप देखेंगे, इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन देखेंगे, टॉलरेंस की देखेंगे, परपेचुअल पीस की देखेंगे, इमानुअल कांत का यदि आप देखें, हॉब्स, लॉक, हेगेल, उस टाइप की ऐसी कोई बहुत ग्रैंड थ्योरी इंडिया में डेवलप नहीं हुई। उसका कारण यह था कि यहाँ पे जो थिंकर्स थे वो कोई फिलोसफर नहीं थे, वो लोग प्रैक्टिशनर थे, पॉलिटिक्स करते थे। गांधी जी हो, नेहरू हो, लोहिया हो, सारे जितने आप देख रहे हैं एक्सेप्ट विवेकानंद आप छोड़ दीजिए, थोड़े से राजा राम मोहन रॉय को छोड़ दीजिए, और टैगोर को, तो सभी जो है एक्टिव पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिकल थिंकर थे। तो उसमें वो डेप्थ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये लोग बेसिकली पॉलिटिकल प्रैक्टिशनर थे। तो इस तरह के कई जो हैं वो फीचर आप देख सकते हैं। एक फीचर और भी है कि कैसे ये पास्ट से जुड़ा हुआ भी है लेकिन बीच में ब्रेक भी है, मतलब मुस्लिम पीरियड को थोड़ा ये बाईपास करता है, लेकिन एंशियंट जो हमारा सिविलाइजेशन और जो एंशियंट पॉलिटी है उससे जुड़ता है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में दिखती है मेडिवल काल से, और फिर मॉडर्न की तरफ भी जाता है, सिंथेटिक भी है, और कई ऐसे फीचर्स जो है आप पढ़ लीजिए और उसको इसमें आप लिख सकते हैं। अब यदि आपको गेस करना हो तो क्या निकल के आता है कि आपको 3 चीजें इसमें पूछते हैं। थीम्स, थीम्स क्या है जो अभी पूछा भी इसमें नहीं है, जो मैंने आपको बताया लिबरल थीम थी, जो पहला वेव था, फिर सेकेंड वेव रिवाइवलिस्ट आई, नेशनलिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि लाल बाल पाल तिलक अरविंदो ये सब कह सकते हैं। फर्स्ट वेव में राजा राम मोहन रॉय, राणा डे, गोखले, इन सबको आप कह सकते हैं। और फिर थर्ड जो, गोखले तो बहुत बाद में आए थे, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो फर्स्ट वेव जो 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 लिबरल जिसको कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय शुरू होती है। फिर आप थर्ड वेव में आप देखेंगे तो एक सिंथेटिक भी आती है सॉरी सोशलिस्ट आती है, उसमें नेहरू, लोहिया आते हैं। गांधीयन थॉट एक अलग ही थॉट है। तो ऐसे जो है कई थीम्स आपको जो है दिखेंगे। फिर फेमिनिस्ट थीम भी दिखती है, जो राजा राम मोहन रॉय में भी थी, और बाद में जो है पंडिता रमाबाई में आती हैं, और कई में जो है कार्वे में आती हैं, और कई और भी जो हैं लोकहितवादी एंड मेनी अदर जो हैं वो फेमिनिस्ट थॉट को भी लेकर के चलते हैं। बाद में सबअल्टर्न थॉट भी आती है, पोस्ट कॉलोनियल थॉट भी आती है। तो बहुत सारे थीम्स जो हैं या धाराएं जो हैं वो इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के आपको दिखती हैं। वो यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा, वो इस बार हो सकता है पूछ दे। फीचर्स 2 बार पूछा है, एक बार पूछा है, तो हो सकता है फीचर इस बार फीचर भी पूछ सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट एक बार पूछा है तो कॉन्टेक्स्ट। लेकिन मुझे लगता है ज्यादा चांस है कि इस बार जो डिफरेंट धाराएं हैं वो शायद पूछ सकते हैं थीम्स। यदि राम मोहन रॉय को देखें तो 2021 में अगेन इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि 6 ही क्वेश्चन पूछना था। 2020 में है क्रिटिकली एग्जामिन राजा राम मोहन रॉयज व्यू ऑन सिविल एंड रिलीजियस राइट्स। तो आपको पता है ये राइट्स, ये थीम है, और राइट्स राइट्स पे ही जो है क्वेश्चन रहेगा। और सिविल लिबर्टी क्या है, राइट्स क्या होते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। और रिलीजियस राइट ये है कि जो रिलीजियस नॉर्म है, बिलीफ है, उसको अपने तौर पे हम उसको कसौटी पे कसे, और यदि हमको कंफर्ट लगे, हमें सही लगे तो उसको फॉलो करें। कोई डॉगमा नहीं हो, हमें जबरदस्ती फॉलो नहीं कराया जाए। मतलब ये जो ऑप्शन यदि है तो वो एक तरह का रिलीजियस राइट है, राइट टू रिलीजन जैसा, जिसको किस तरह का रिलीजन को हम कैसे, स्पिरिचुअलिटी के लिए हम किस रिलीजन और कैसे उसके पाथ को फॉलो करते हैं। तो ये इसके वो चैंपियन थे, आपको पता है। वुमेन राइट के भी चैंपियन थे। आप बहुत कुछ इस पे लिख सकते हैं। सिविल राइट में वुमेन्स राइट भी दे सकते हैं, राइट टू एजुकेशन भी दे सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दे सकते हैं। इन सब के वो चैंपियन
रहे थे। इस पे मेरे वीडियो में काफी डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। डू यू एग्री दैट राजा राम मोहन रॉय वाज फादर ऑफ इंडियन रिनेसा? ये तो पूरा जो इनका जो सारा जो रिफॉर्मिस्ट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म का जो मूवमेंट था, ही वाज फर्स्ट टू डू इट। पहले ये थे जिन्होंने कि यूरोपियन मॉडर्निटी को हथियार बना करके, यूरोपियन रूल को यूज करके अपने ही समाज का, ऑफ कोर्स हिंदू समाज का, जो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म करने का जो बीड़ा उठाया, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसा कहा जाता है। एक नव जागरण आया और फिर वो कड़ी आगे बढ़ी। तो यस, तो इसमें जो है यही दो थीम पे आ सकता है कि एक तो राइट्स और फादर ऑफ इंडियन रिनेसा। तो इसी दो में से घूम करके क्वेश्चन आ सकता है। इस बार हो सकता है जो मैंने पिछले साल लिखा था, मुझे अभी भी सही लगता है कि कंट्रीब्यूशन टू राइट्स ऑफ वुमेन राइट पे आ सकता है, उनका मॉडर्न एजुकेशन पे क्या कंट्रीब्यूशन मैंने एक स्लाइड में दिया है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस की अभी काफी बात होती है, उस पर भी उनके क्या थॉट है ये भी पूछा सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस सिविल राइट के अंदर आ जाती है। यदि पंडिता रमाबाई का देखें तो वो तो जेंडर से रिलेटेड है, इसमें कोई क्वेश्चन 2 साल तक नहीं है, तो इसलिए मैंने पीछे जाकर के क्वेश्चन लिया है। अब इनका है कि क्रिटिकली एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडिता रमाबाई ऑन जेंडर इशू इन 19th सेंचुरी। तो आपको पता है कि वो तो टिप है ही उनका, कास्ट और जेंडर, इसी पे तो उनके कटाक्ष था, इसी पे वो काटती थी इंडियन कास्ट सिस्टम को जो रिलीजन से जुड़ा हुआ था। तो उनका कहना था कि पूरा रिलीजन को ही जो है हमें चेंज करना होगा, उससे अच्छा है कि हम ही खुद रिलीजन चेंज करते हैं। उनका कहना था कि रिलीजियस सैंक्शन जो है वो कास्ट को उतना ऑपरेसिव बनाता है जैसा है। ये बेसिकली उनका, उसी में जेंडर इशू जो है, तो कास्ट और जेंडर दोनों का ही जो सैंक्टिटी है या जो उसके डॉगमाज हैं जो परेशान करते हैं औरतों को जेंडर और दलितों को कास्ट, ये दोनों जो है, और जब इंटरसेक्शन होता है दलित वुमेन तो वो तो और एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है। ये सब का जो रिलीजन से सैंक्शन आता है, ये उनका बेसिकल कहना था। तो ये मैंने काफी डिटेल में बताया। फिर अगेन यहाँ पे 2018 में राइट नोट ऑन व्यूज ऑफ पंडिता रमाबाई ऑन जेंडर। तो जेंडर पे आप उनकी जो हाई कास्ट हिंदू वुमेन है उसका जो मैंने समरी दिया है उसी में इस सब इशू पे उन्होंने बताया है। क्रिटिक ऑफ कास्ट एंड जेंडर वो रही है, कास्ट पे कम और जेंडर पे ज्यादा उनका फोकस रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमेन में जो है, जो हायर कास्ट के हिंदू वुमेन है उसकी क्या समस्याएं हैं उस पर ज्यादा उन्होंने फोकस किया है। तो इस बार यदि पूछा जाए, शायद नोट में ही पूछा जाएगा, तो क्रिटिक ऑफ कास्ट एंड जेंडर नोट में आ सकता है। विवेकानंद फोकस में रहे क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीनों साल इनसे क्वेश्चन पूछा, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे, या तीनों साल पूछा तो नहीं भी पूछ सकता है। यहाँ पे है डिस्कस स्वामी विवेकानंद थॉट ऑन सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। जैसा मैंने बताया कि ये क्वेश्चन एक ही है, सोशल रिफॉर्म मतलब आइडियल सोसाइटी कैसे बनाए, और मैंने इस पे बहुत कुछ लिखा है उस पूरे वीडियो में। बेसिक एक लाइन में यही है कि उनका कहना था कि हम सोशल रिफॉर्म तब कर सकते हैं जब रिलीजियन के ट्रू स्पिरिट को, जो स्पिरिचुअलिटी ऑफ रिलीजन को हम समझें, उसके डॉगमाज को छोड़ें और उससे समाज के सुधार को एक तरह से रिलीजन से अलग करें। रिलीजियन की जो रिफॉर्म है वो समाज के रिफॉर्म से सेपरेट है। रिलीजियन को समाज में गलत ढंग से इस्तेमाल के चलते समाज में जो है प्रॉब्लम आई है, ना कि रिलीजन समाज को पीछे ले जाने का कारण है, जैसे रमाबाई सोचती हैं या राजा राममोहन सोचते हैं। तो वो उनका थॉट था, और उन्होंने बेसिकली उनका ये था कि जब तक हम गरीब, गुरुआ, सबअल्टर्न क्लास जो है, मार्जिनलाइज क्लास, दलित, पिछड़े, उनको नहीं हम उठाएंगे ना, तब तक इंडिया के समाज का उत्थान नहीं होगा। तो ये एक लाइन में ये था कि मासेज मासेज मासेज, मास को एजुकेट करो, एम्पावर करो, कैपेबल बनाओ। जो अभी अमृत्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है वो भी उसमें झलकता है कि तुम यदि अपने इन जो जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मासेज हैं, टीमिंग मासेज, यदि उसको तुम एम्पावर कर दिए ना, उसको बराबरी दे दिए, तो समाज भी सुधर जाएगा और ये कंट्री भी विकास कर लेगा। बेसिकली उनका कहना था। आइडियल सोसाइटी की यदि बात करें तो उसी से निकलता है, सोशल रिफॉर्म से, जिसमें कि एक तरह का वो थॉट परसिस्टेंट है, वो इकबाल में भी है, टैगोर में भी कहीं ना कहीं दिखता है, जहां की इंडिविजुअल का जो राइट्स है, उसका फ्लोरिशमेंट है, वो कैसे सामंजस्य बिठाता है समाज के सोशल गुड से, कॉमन गुड से। ये तो एरिस्टोटल के टाइम से ये क्वेश्चन है, और आइडियल समाज वही होता है जो इन दोनों में बैलेंस एस्टैब्लिश करता है, जो मासेस को साथ में लेके चलता है, जो इक्वल होता है, जो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होता है। यही जो है उनका इसेंस है आइडियल सोसाइटी का। इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से। देन क्रिटिकली एग्जामिन स्वामी विवेकानंद व्यू ऑन आइडियल सोसाइटी। ये दोनों तो क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है, तो केवल इनका चूंकि आइडियल सोसाइटी थीम है, इसी पे क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आएगा तो इसी पे आएगा।
और जैसा मैंने बताया कि ये उनका जो आइडियल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्शन है वो उसके ह्यूमनिज्म से निकलता है। उनके ह्यूमनिज्म क्या है, ये भी वेस्टर्न थॉट आई है लेकिन इंडिया में भी उसका प्रभाव पड़ा। ह्यूमनिज्म ये कहता है कि जो ह्यूमन जो एजेंसी है, एक आदमी के अंदर जो ताकत है एक एजेंट की, वो कुछ भी कर सकता है, वो पहाड़ तोड़ सकता है, नदी निकाल सकता है, वो वो एक है, वो स्पिरिट पूरी दुनिया में एक है। उसको आप किसी एक्सटर्नल बंधन से नहीं बांध सकते कि ये आप एक नेशन के पार्ट हो गए तो आप अलग ह्यूमन हो गए, आप एक रिलीजन के हो गए तो अलग ह्यूमन हो गए, कास्ट के हो गए तो अलग ह्यूमन हो गए। ह्यूमैनिटी का जो चेन है वो अनब्रोकन है, और ह्यूमन एजेंसी जो है यूनिवर्सल स्पिरिट है, वो ह्यूमन ह्यूमन से कहीं से जुड़ सकता है और एक ही है वो, और उसको सेंटर में रख के जब हम सब कुछ सोचते हैं तो वही ह्यूमनिज्म है। गांधी जी का जैसा मैंने आपको पढ़ाया भी है, स्वराज थीम है और स्वराज पे ही सारे क्वेश्चन भी हैं। उनका स्वराज लेकिन इतना व्यापक उसका दायरा है, उसमें इंडिविजुअल कैसे अपने को मोरली परफेक्ट रीजनरेटेड इंडिविजुअल बना सकता है या सेल्फ बना सकता है, वो है एक समाज कैसे अपने को सेल्फ गवर्निंग सेल्फ रिलायंट बना सकता है बिना किसी अथॉरिटी जैसे स्टेट या नेशन स्टेट के बगैर, ये है। कैसे समाज में जो है समरसता आ सकती है, टॉलरेंस, वो स्वराज है। कैसे जो है उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो ट्रस्टी के रूप में बिहेव करेंगे, मासेस के ट्रस्टी के रूप में। इसमें सर्वोदय का कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है कि सबका भला एक साथ जब होता है तो वो स्वराज है। ये नहीं कि कोई अपना जेब भर रहा है, कोई भूखा है। ये स्वराज इसमें भी निहित है कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय, उसका भला, ऑन टू द लास्ट जो कहते हैं, जॉन रस्किन से जो उन्होंने लिया था, अंत्योदय, उसका यदि भला होता है तो स्वराज होता है। तो स्वराज के इतने डायमेंशंस हैं, मैंने अपने पूरे वीडियो में बताया है, वो आप उसको देखिएगा। लेकिन स्वराज का एक डायमेंशन ये है कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके गांधी जी कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि वो जो आधारित है वो वायलेंस पे बेस्ड है, स्वार्थ पे बेस्ड है, कंपटीशन पे बेस्ड है, ईगो पे बेस्ड है। तो वो उसको वो काटते थे, और उनका कहना था कि जो मॉडर्निटी जिसको ये कहते हैं वो हमें फॉली है, वो हमें दूर ले आता है। जैसे उनका कहना था कि फास्टर ट्रांसपोर्ट, ये एक मॉडर्न मटेरियलिस्टिक एक अचीवमेंट है, लेकिन वो ह्यूमैनिटी को काटता है। क्योंकि यदि आप इतने फास्टर ट्रेवल करोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे कि आप हर कल्चर के संपर्क में आओगे, अपना ही कल्चर जो है आप भूल जाओगे, सेल्फ रिलायंट नहीं रह जाओगे। क्योंकि आपको फल मिल जाएगा लंदन से, मान लो आप रईस हो तो आपको हॉन्डुरास से जो है केला मिल जाएगा, तो उस केस में अपना ही आपका प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि स्वराज मतलब है सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्निंग। वो तब संभव है जबकि थोड़ा आप आइसोलेटेड रहो, आपको जब मिलना है। मॉडर्न मेडिसिन को भी वो काटते थे, मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक जो कंफर्ट है उसको काटते थे। तो उनका कहना था कि वो इच्छा जगाता है, वांट जगाता है, और आपको मेटेरियलिस्टिक बनाता है, आपको अध्यात्म से अलग करता है। तो इस तरह मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वो कट्टर सब क्रिटिक थे उनका स्वराज जो है। देन वेरियस डायमेंशन ऑफ स्वराज, तो अभी आपसे ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ 2020 का, एनालाइज वेरियस डायमेंशंस ऑफ स्वराज, ये तो मैंने अभी आपको बताया कितने सारे डायमेंशन, वो मेरे वीडियो में देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या ये रिलेवेंट है। आप अभी देखिए तो कैसे मोदी जी भी कहते हैं कि लोकल फॉर ग्लोबल, इंडिया फर्स्ट फॉर ग्लोबल गुड। तो हम कहीं ना कहीं हमें अपने को थोड़ा अलग करना पड़ता है, हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत जो है वो कहाँ से निकलती है, स्वराज से ही निकलती है। तो अभी भी रिलेवेंट कई चीजें इसके अभी भी रिलेवेंट हैं। डिस्कस गांधी आइडिया ऑफ स्वराज, तो वही है। डू यू थिंक इट इज रिलेवेंट टुडे, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इस बार भी वही आएगा स्वराज, इसका रिलेवेंस हो सकता है कि इस बार भी आए। गांधी जी को नेग्लेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, तो हमें लगता है इस बार भी जो है वो आएगा आपका क्वेश्चन इस पे, और वो स्वराज से ही आएगा। तो वो वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए। अंबेडकर जो है उस पे सोशल जस्टिस पे आता है, इनको भी छोड़ना बहुत मुश्किल है किसी भी एग्जाम सेटर के लिए, तो इस बार भी हो सकता है। 2021 में है कि डिस्कस बी आर अम्बेडकर आइडिया एज ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस। अभी चलिए हम पहले ही पढ़ देते हैं, तब बाद में डिस्कस करेंगे। 2020 में है एग्जामिन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू बी आर अम्बेडकर। ठीक है, एक ही, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। और एनालिसिस ऑफ कास्ट जो है, एनालिसिस ऑफ कास्ट पे उनके व्यू क्या है। अब देखिए सोशल जस्टिस जैसा वर्ड है, कि सोशल जस्टिस क्या है, कि समाज में सभी जो मेंबर हैं समाज के, उनको
इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल डिग्निटी मिले, इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल एक्सेस मिले, रिसोर्सेज का, एडवांटेज का, गवर्नमेंट के फैसिलिटी का, और सबसे अधिक इक्वल सोशल रिकॉग्निशन मिले। आप छुआछूत नहीं हो, आप नीचे नहीं हो, ऊपर नहीं हो, हायरार्किकल नहीं हो, ये सोशल जस्टिस है। और सोशल जस्टिस की इस भावना के तहत जो है कहीं ना कहीं अफर्मेटिव एक्शन आ जाता है कि यदि हजारों साल से कोई किसी को नहीं मिला है, समाज के किसी तबके को इक्वल रिकॉग्निशन, स्टेटस, डिग्निटी, तो उसको आज के समय में थोड़ा हेल्प करने की जरूरत है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, उसको रिजर्वेशन दे करके, स्पेशल ट्रेनिंग दे करके, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे के उसको बराबर लाने का, मतलब उसको कंपनसेट करने का, जो पास्ट में जो इनजस्टिस हुई है उसको, बैकग्राउंड इनइक्वलिटी को पाटने का जो है, वो भी सोशल जस्टिस का पार्ट बन जाता है। और इस पर सबसे ज्यादा जो काम यदि इंडिया में किसी ने किया एक समय में तो अंबेडकर जी थे, और उन्होंने इसको, सोशल जस्टिस को कास्ट से जोड़ा। उनका कहना था कि जो सोशल इनजस्टिस का जो रूट कॉज है वो हिंदू का कास्ट सिस्टम है। अगेन उनका कहना था कि ये रिलीजियस, जो हिंदू रिलीजियस जो डॉगमाज हैं या जो थॉट है, उससे इसको जो है बल मिलता है, इसको जो है एक तरह का रिलीजियस सैंक्टिटी मिलती है। इसीलिए रमाबाई की तरह उनका कहना था कि आप कास्ट को नहीं हटा सकते, क्योंकि वो रिलीजियस, जो हिंदू रिलीजियस सैंक्टिटी उसको, इसलिए आपको रिलीजन ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने लास्ट में अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ जो है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो रमाबाई और इसमें कहीं ना कहीं एक समानता है कि ये दोनों कास्ट सिस्टम से नहीं लड़ पाए, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन से नहीं लड़ पाए। ये इनकी फॉली भी हो सकती है, इनका स्ट्रेंथ भी हो सकता है। तो यही एनालिसिस ऑफ कास्ट में इनका कहना था कि कास्ट को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ये फिर कहते हैं कि हम इसको, कास्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ जो है हिंदू रिलीजन में। तो हिंदू रिलीजन को खत्म नहीं करेंगे तो कास्ट कैसे खत्म होगी, इसलिए रिलीजन ही छोड़ दो, लाइक दैट। तो ये पढ़ लीजिएगा, वीडियो में मैंने काफी बताया। इस बार भी आपको उनके सोशल जस्टिस पे ही रहेगा, क्योंकि सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा रिलेवेंट होते चले जा रहा है आज के जमाने में। यदि टैगोर का देखें तो बड़ा इनका क्यूरियस क्रिटिक है नेशनलिज्म का, और अभी जो है, जो हो रहा है दुनिया में ना, वो इनको और रिलेवेंट बना देता है। क्योंकि नेशनलिज्म जिस तरह से दुनिया को अफेक्ट कर रही है या की है, वो एक एग्जाम्पल है कि उनकी थॉट कितनी सही थी। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, आप जस्ट देखिए कि अभी जो यूक्रेन रसिया वॉर हो रहा है, वो क्या नेशनलिज्म का वॉर है। यूक्रेन क्यों लड़ रहा है? अपने नेशनलिज्म के लिए, नहीं तो वो शांति कर लेता। और रसिया क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको फील होता है कि उसकी नेशनलिज्म जो है, उसकी नेशनल जो आन बान शान है या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो जो है बाधित होती है यूक्रेन के चले जाने से नाटो में। नेशनलिज्म किस तरह से वायलेंस कर सकता है, वो इसका एग्जाम्पल है। और ये चीज हर जगह दुनिया में हो रही है। चाइनीज अपने नेशनलिज्म को के लिए ताइवान पे अटैक करते दिखता है, जापान पे अटैक करते दिखता है, इवन इंडिया पे भी जो है एग्रेसिवनेस दिखाता है। तो नेशनलिज्म जो है वो है एक ट्रबलसम कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। टैगोर ने बिल्कुल अपने ह्यूमनिज्म के बेसिस पे, क्योंकि वो ह्यूमनिस्ट थिंकर थे, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, और वो ह्यूमन फ्रीडम को सबसे अधिक जो है प्रेशर देते थे। उनका कहना था कि नेशनलिज्म जो है ह्यूमन फ्रीडम को चेन में जकड़ती है, आदमियों को ह्यूमन से अलग करती है, उसके यूनिवर्सल चेन को ब्रेक करती है। इस बेसिस पे उन्होंने कई जो है क्रिटिक जो है उन्होंने दिए, बहुत तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। वो मेरे वीडियो आप पढ़ लीजिए, मैंने 4 स्लाइड में उसको दिया है, उससे अधिक आपको जानने की जरूरत नहीं है। 2021 में क्वेश्चन है, कंपेयर रविन्द्रनाथ टैगोर एंड मोहम्मद इकबाल्स व्यू ऑन वेस्टर्न नेशनलिज्म। अब यहाँ पे देखिए तो मोहम्मद इकबाल का जो नेशनलिज्म पे व्यू था, वो भी वेस्टर्न नेशनलिज्म से बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि वेस्टर्न नेशनलिज्म जो है वो टेरिटरी पे बेस्ड है, कॉमन लैंग्वेज पे बेस्ड है, या कॉमन एक एक आधार पे, प्राइमोर्डियल आधार पे बेस्ड है, रिलीजन पे। इनका कहना था कि यदि हम स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे कम्युनिटी बनाए, स्पिरिचुअलिटी इनके लिए रिलीजन के बराबर था, तो वो उसमें नेशन खुद समाहित हो जाएगा, उसमें कोई टेरिटरी बांटने की जरूरत नहीं है। इनका कहना था कि पूरा जो मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे वो अरब वर्ल्ड में रह रहा हो, चाहे वो यमन में रह रहा हो, चाहे इंडोनेशिया में, चाहे भारत में, वो एक मिल्लत है, वो एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, वो लीग ऑफ नेशन है, नेशन ऑफ नेशंस है। और वो सब के अंदर में जो है नेशनलिज्म समाहित है, नेशनलिज्म अलग से कोई टेरिटरी बांटने की जरूरत नहीं है। तो इस बेसिस पे उन्होंने, मतलब उनका जो नेशनलिज्म था वो स्पिरिचुअल रिलीजियस नेशनलिज्म था। वेस्टर्न की तरह वो टेरिटोरियल, लीगल, रैशनल, पॉलिटिकल
जो है वो नेशनलिज्म नहीं था, पहला बात ये। रविन्द्रनाथ टैगोर भी वेस्टर्न नेशनलिज्म को काटते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का अल्टरनेटिव नहीं देते, जैसा कि इकबाल देते हैं कि रिलीजियस स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। उनका कहना है नेशनलिज्म वर्ड ही बेकार है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, कोई नेशनल बाउंड्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमन माइंड को वो जो है इंस्लेव करता है, उसको दास बनाता है, उसको भीड़ में तब्दील करता है। पैट्रियोटिज्म जो है आदमी को इरेशनल बनाता है, उसको वायलेंस के लिए जो है तैयार करता है और एक्सक्लूसिवनेस लाता है। देश देश में भेद होती है। इनका कहना था कि नेशनलिज्म क्यों बुरा है, एक लाइन में देखिए तो इनका कहना था कि नेशनलिज्म जो है तो कंपटीशन लाती है बाहर, मतलब एक नेशन दूसरे नेशन, रसिया और यूक्रेन देखिए, चाइना और यूएसए देखिए, कैसे इंडिया पाकिस्तान देखिए, नेशन बाहर में आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ नेशन जो है कंपटीशन वायलेंस लाता है, और इनसाइड द बाउंड्री ऑफ नेशन जो हमने घेर लिया कि ये मेरा नेशन है, वहां वो होमोजेनिटी लाता है। मतलब कि एक कल्चर हो, एक लैंग्वेज हो, एक रिलीजन हो, एक सोच हो, एक थॉट हो, एक नेशन हो, मतलब वो डाइवर्सिटी को किल करता है। ये दोनों ही जो है ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमैनिटी के लिए घातक है, उनका ये कहना था। इसलिए यदि आप देखेंगे तो टैगोर का जो नेशनलिज्म है इकबाल के नेशनलिज्म से बहुत ही डिफरेंट है। मतलब नेशनलिज्म को ये पूरी तरह नकारते हैं, इकबाल एक अलग नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट देते हैं, स्पिरिचुअल रिलीजियस नेशनलिज्म इंस्टीड ऑफ टेरिटोरियल लीगल रैशनल पॉलिटिकल। क्रिटिकली एग्जामिन टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, ये तो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यही तो पूरी वीडियो है मेरी, उसको देख लीजिए। देन यहाँ पे कंपेयर करने कहा जा रहा है 2019 में, कंपेयर टैगोर्स एंड सावरकर व्यू ऑन नेशनलिज्म। यहाँ पे देखिए टैगोर का व्यू तो मैंने कह दिया, आप अभी डिस्कस नहीं करते हैं। सावरकर का व्यू एकदम अलग था, वो इनसे भी अलग था, मोहम्मद इकबाल से भी। उनका ये कहना, वो बेसिकली वेस्टर्न नेशनलिज्म से काफी प्रभावित थे, जैसे इटालियन या जर्मन नेशनलिज्म जहां यूनिफिकेशन होता है, ये एक कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जहां हिंदू को उन्होंने कल्चरल रूप में यूज किया था, रिलीजियस रूप में यूज नहीं किया था। उनका ये कहना था कि ये नेचुरली जो भारतवर्ष है वो हिंदू राष्ट्र है, मतलब हिंदू नेशन है। हिंदू को उन्होंने अलग ढंग से डिफाइन किया था, उनके लिए हिंदू बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, और जितने भी सर्वनिक धर्म है, योगा सिद्धा, वो सब जो है हिंदू में आते हैं। उनका ये कहना था हिंदू कौन है, उसी पे उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाया था। उनका कहना था कि जो भारतवर्ष को अपनी पुण्य भूमि पितृभूमि मानता है, और जो भारत में जो लोग थे उनकी संतान है, चाहे वो कोई भी और धर्म को माने, तो इस बेसिस पे मुस्लिम अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया को पुण्य भूमि पितृभूमि नहीं मानते। भले ही उनके फोर फादर्स हिंदू रहे हो, कन्वर्ट हुए हो, लेकिन चूंकि वो रिलीजन ऑफ इस्लाम फॉलो करते हैं जो इंडिया के बाहर पैदा हुए, इसलिए उनके लिए पुण्य भूमि अलग है। ईसाई भी अपने को इसको पुण्य भूमि पितृभूमि नहीं मानते हैं, तो इसीलिए वो अलग हो जाते हैं। इनफैक्ट सिख भी जो है वो शामिल हो जाते हैं हिंदू में, सावरकर के अनुसार, क्योंकि वो उनकी जो रिलीजन है वो इंडिया में पैदा हुई है और इंडिया को वो पुण्य भूमि मानते हैं। तो इस बेसिस पे वो लार्जर हिंदू की बात करते थे, जो कल्चरल ग्रुप है, वो हिंदुइज्म को एक बहुत छोटा सा पार्ट मानते थे जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है। और उनका कहना था सावरकर का कि हम नेचुरली एक हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, एक तरह का रेशियल फीचर है, हिंदू को नॉन हिंदू से आप अलग कर सकते हैं, और एक टेरिटरी में हम रहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आप मुस्लिम को क्या करेंगे, क्या करेंगे, इतने सारे मुस्लिम हैं। तो इसके चलते जो टू नेशन की बात जो आई, उसमें कहीं ना कहीं ये डिबेट भी शामिल था। और टैगोर तो मतलब पूरी तरह से नकारते हैं नेशनलिज्म को, तो वो तो सावरकर का नेशनलिज्म हो, कल्चरल नेशनलिज्म, या स्पिरिचुअल रिलीजियस नेशनलिज्म हो, इकबाल का, दोनों से वो परे हैं वो। तो ये तीनों क्वेश्चन इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस बार भी उनका जो है नेशनलिज्म पे जो उनका क्रिटिक है और उसका जो कंपैरिजन है सावरकर इकबाल के साथ, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है। इकबाल से क्वेश्चन रहने के बहुत कम चांस है, मैं गेस कर रहा हूं, इससे नोट रह सकते हैं, और वो भी नोट में इकबाल व्यू ऑन कम्युनिटी है। मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत अनइम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिल्लत का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो देख लिया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एक तरह से। यदि उसमें आप इसको मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को हटा दीजिए, तो वो स्पिरिचुअल कम्युनिटी कैसे जो है उसी तरह का कम्युनिटी बनाती है जो विवेकानंद का आइडियल सोसाइटी था। सेम दोनों में आप पढ़ेंगे तो आपको एक जैसा लगेगा, पढ़ लीजिएगा। सावरकर का हिंदुत्व मैंने अभी काफी चर्चा कर दी, तो इसमें ये क्वेश्चन रहने का चांस है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो डिस्पेंसेशन है उसमें इसकी ज्यादा प्रेशर है, और अभी काफी इंडिया में हिंदू और इन सब को लेके, रिवाइवल को लेके काफी चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन सेटर इसको इस बार भी पूछ सकता है। और यही कि हिंदू कौन है, जो मैंने अभी आपको बताया
3 क्राइटेरिया वो हिंदू की देते हैं अपने बुक में, हिंदुत्व हु इज हिंदू में, वो पढ़ लीजिए, मैंने अभी डिस्कस भी किया है। फिर वो हिंदू राष्ट्र के भी जो 3 फीचर बताते हैं या बेस बताते हैं, बेसिस ऑफ हिंदू राष्ट्र, वो देख लीजिए। वो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज, मतलब हिंदू नेशन और हिंदू स्टेट में भी डिफरेंस करते हैं, उसको पढ़ लीजिए। और उनका जो नेशनलिज्म है वो कैसा है, कल्चरल मिलिटेंट नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वेस्टर्न नेशनलिज्म से मिलता है, उसको पढ़ लीजिए और उसका कंपेयर कर लीजिए आप टैगोर से या गांधी से भी। जो स्वराज में वो स्वराज जो बुक लिखी थी उसमें सावरकर के जो नेशनलिज्म का आंसर भी था, वो एक अलग नेशनलिज्म की बात करते हैं जो स्वराज पे बेस्ड है, जो सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी पे बेस्ड है गांधी जी का नेशनलिज्म। और यहाँ पे जो नेशनलिज्म है वो जस्ट लाइक वेस्टर्न नेशनलिज्म है, जो कि एक हिंदू कल्चर पे बेस्ड है। तो ये पढ़ लीजिएगा। नोट पहले आता था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है, अगेन मैं कह रहा हूँ, फुल क्वेश्चन इसी पे आएगा कि उनका कॉन्सेप्शन हिंदुत्व और नेशनलिज्म पे। यदि सेकुलरिज्म पे देखें नेहरू जी का, तो देखिए नेहरू के व्यू आपको सेकुलरिज्म पे पढ़ने हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन इनके सोशलिज्म पे भी आता है। उसका कारण यह है कि आजादी के बाद से लेकर के 1980 तक जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी रही, जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिसी रही, वो नेहरू जी की ही वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या कह लीजिए सोशलिस्ट या मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, वही रहा। तो इसलिए उस पर भी काफी पूछा जाता है। इसके अलावा जो इंडिया में सेकुलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में आई, वो इन्हीं की देन थी, जिसपे कि अभी इतना विवाद हो रहा है, वो भी अभी सेटल्ड नहीं है। ये अलग बात है कि इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में घुसा दिया और सोशलिज्म को भी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कि इंडियन सोशलिज्म कैसा होना चाहिए, ये अभी तक अनरिजॉल्व्ड है और उस पर अभी भी इतना जो है विवाद और डिस्कशन होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये हो सकता है इस बार इसको हटा दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी नेहरू जी फ्लेवर में ज्यादा है नहीं, तो सेटर जो हो सकता है जब कंपटीशन आएगी तो वो सावरकर को दे देंगे, इनको हटा देंगे, तो शायद आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरे वीडियो को 2 पार्ट में है, उसको पढ़ लीजिएगा। उनका जो थॉट था सेकुलरिज्म पे, वो वही था जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। मतलब कि सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को ना तो प्रश्रय देगा, ना उसका पक्ष लेगा, ना ही कोई स्टेट रिलीजन डिक्लेयर करेगा। हर रिलीजन से वो एक इक्वी डिस्टेंट मेंटेन करेगा, लेकिन यदि जरूरत पड़ी ह्यूमन राइट के बेसिस पे, फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज होने पे, तो स्टेट पॉजिटिवली किसी भी रिलीजन में हस्तक्षेप भी कर सकता है। यही हमारा सेकुलरिज्म था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि वो गलत सेकुलरिज्म था, मतलब वो जो है मॉडर्न सेकुलरिज्म जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आया, जो चर्च और स्टेट को अलग करने का, वो हमने अपना लिया फॉल्टी, क्योंकि हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में धर्म और राजनीति कभी अलग नहीं रहा, और धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म वे ऑफ लाइफ है, राइटियसनेस है, ऑब्लिगेशन है, जीवन जीने की पद्धति है। उसको हम कैसे राजनीति से काट सकते हैं या स्टेट से काट सकते हैं, इस पर अभी जो है विवाद हो रहा है। जब इस पे आप जाएंगे तो फिर आएगा कि कौन सा वे, कौन सा कल्चर, कौन सा जीने का तरीका जो है राजनीति को अपनाना चाहिए, तो फिर वहां ये आ जाएगा कि ये तो हिंदू का अपनाना चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। तो फिर जो माइनॉरिटी है वो सोचेंगे हमारा कहाँ जाएगा, स्टेट तो फिर न्यूट्रल नहीं रह जाएगा। और ये सारी चीजें जो है अभी विवाद का विषय बन रही हैं, तो इस पर आप सोच भी सकते हैं। लेकिन वही नेहरू जी की सेकुलरिज्म थी जो अभी हमारी सेकुलरिज्म है, जिसको बदला नहीं गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में विवाद जरूर है। और जो उनका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, जिसपे उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, वो अभी हाल हाल तक था, लेकिन अब जो है वो काफी ज्यादा बाजार का जो नीति है, जिसको फ्री मार्केट इकोनॉमी, नियो लिबरलिज्म कहते हैं, 1991 से हम उस पे चले गए। लेकिन उसके साथ में सोशल वेलफेयर को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, तो सोशल वेलफेयर प्लस बाजार की नीति, यही हमारा अभी इकोनॉमी है। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से कहीं ना कहीं अभी भी हम बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हैं, निकल नहीं पाए हैं। इस पर भी बहुत सारे क्रिटिक हैं, मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। और इसी दोनों पे क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हो सकता है कि उनके सेकुलरिज्म पे आए इस बार भी क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये फ्लेवर में है, विवाद में है। लोहिया से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आएगा, वो नोट पे ही रहेगा और उसके सोशलिज्म पे ही रहेगा, ज्यादा है कि कास्ट पे नहीं आएगा। 4 पिलर स्टेट पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन आप पढ़ लीजिए इन सबको, मेरी वीडियो जरूर देख लीजिए। मुझे लगता है उनका जो थर्ड वे सोशलिज्म का था और वो कितना रिलेवेंट रह गया है, उस पे भी आपको नोट आ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ थीम पॉइंट दे दिया है, तो आप उसको एक बार वीडियो को देख लीजिए। So, okay, dear student, thank you.
आपको गुड विशेस। यदि आप ये एग्जाम दे रहे हैं, अपनी फीडबैक और पेपर जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट देने को इच्छुक हैं या कोई भी और कंपटीशन, इवन यूजीसी नेट, यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉल साइंस हेल्प का, जो पेड कोर्स है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, टेलीग्राम चैनल को यूज करके है उसके। और उसमें हम लोग एग्जाम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते हैं। बहुत सारे वहां पे जो रिसोर्सेज हैं उसको भी शेयर मैं करने की कोशिश करता हूं, सारे पीडीएफ्स एंड अदर्स। तो यदि आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं, और वहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन भी होती है, एक तरह का ऑनलाइन क्लास जैसा कहिए, ऑफ कोर्स वीक में 2 दिन के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना टेलीग्राम मोबाइल नंबर और नेम जो है इस ईमेल पे भेजिए, तो आगे आपको गाइड किया जाएगा और इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूं। यदि नहीं तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि संभव नहीं हो सकता है सबका जवाब देना, लेकिन मैं देता हूं देर या सबेर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आगे भी जो है पास्ट ईयर पेपर हम लोग एनालाइज करेंगे। बाय।